हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो आज हम फिर से अपने हिस्ट्री में एक और लेक्चर करने जा रहे हैं और अपनी मेडिवल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट दिल्ली के शासक के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम दिल्ली के नेक्स्ट शासक, और ये भी गुलाम वंश से ही संबंध रखता था, और आज का जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन बलबन के बारे में है। इसको लोग ज़्यादातर बलबन के नाम से ही जानते हैं, बट इसका पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। और इसने 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन किया। तो इसका शासन टाइम भी काफ़ी लंबा था। इसे इतिहास में रक्त पिपासु और रक्त एवं लोहों की नीति अपनाने वाले शासक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे ये नाम किस कारण दिए गए? तो रक्त पिपासु इसको इस कारण नाम दिया गया क्योंकि इसने अपने शासन काल में बहुत हत्याएं की थी, लोगों का बहुत रक्त बहाया था, और इन हत्याओं के कारण इसको रक्त बहाने के कारण इसको रक्त पिपासु की उपाधि मिली, या कह लीजिए नाम मिला। और लोहों की नीति अपनाने वाला इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने अपने शासन प्रशासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए बड़े कठोर नियम बनाए थे, और जिस कारण इसको लोहों की नीति अपनाने वाला भी नाम दिया गया। तो आइए बलबन के बारे में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि यह कहाँ से आया था और कैसे कैसे इसका दिल्ली की सत्ता में आना हुआ। यह इलबारी तुर्क का था और इसके पिता क्या थे? एक उच्च श्रेणी के सरदार थे। बचपन में ही मंगोल इसे पकड़कर ले जाते हैं और बगदाद के बाजार में एक दास के रूप में बेच देते हैं। वहीं से भाग्य चक्र इसको भारत ले आता है और इसका टकराना इल्तुतमिश से हो जाता है। इल्तुतमिश इसे खरीद लेता है और इसके बाद इल्तुतमिश इसकी स्वामी भक्ति से बहुत प्रसन्न होता है और इसे अपने चालीसा के दल में भी शामिल कर लेता है। 1245 ईस्वी में मंगोलों से लोहा लेकर यह अपने सामरिक गुण का परिचय देता है। रज़िया सुल्तान ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद रज़िया सुल्तान ने दिल्ली की सत्ता संभाली। उसके बाद फिर से इल्तुतमिश का पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। बलबन क्या करता है? वह बहुत ही चालाकी से काम लेता है और अपनी पुत्री का विवाह इस बूढ़े नासिरुद्दीन महमूद से करवा देता है। इसके बदले ये बूढ़ा नासिरुद्दीन बलबन को 2 उपाधि देता है। पहली देता है नायब मलिकियत की, और दूसरा उलूग खां की उपाधि से उसके बदले में देता है। और इसके साथ मैं यह भी बता दूं कि बस नासिरुद्दीन तो एक नाम मात्र का कहते हैं कि गद्दी पर बैठाया हुआ शासक था। पूरे शासन की देखभाल, शासन प्रशासन में क्या काम होना है, क्या है, वो सारी देखभाल या बागडोर बलबन के हाथ में थी। और सही मायनों में कहा जाए तो बलबन ही वह उस टाइम भी राज्य चला रहा था। और इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, या ऐसा बोला भी जाता है कि बलबन ने ही नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करवा दी थी, या पता नहीं वो प्राकृतिक तौर पर अपनी मौत मरा था। तो इसको लेकर थोड़ा सा इतिहासकारों में मतभेद है। जो भी हो, चाहे वह अपनी मौत मरा है या मरवा दिया, उसके बाद बलबन ही दिल्ली की सत्ता पर बैठता है और दिल्ली की सत्ता संभालता है। बलबन ने दिल्ली की सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अब उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं जिसका उसे अब सामना करना था। क्योंकि इससे पहले जितने भी गुलाम वंश के शासक थे, या तो उनका शासन समय इतना कम था कि वो दिल्ली सल्तनत के लिए कुछ कर ही नहीं पाए, और जो बाकी के शासक जितने भी बीच में आए वो या तो निकम्मे थे या आराम परस्त थे। तो जिस कारण भी क्या था, उनके द्वारा जो पहले से रूलर जो गए थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के लिए कुछ नहीं किया था, तो इस कारण क्या थे, उस टाइम राज्य में अराजकता फैली हुई थी, जिस कारण क्या था, छोटे छोटे राज्य अपने को स्वतंत्र करने लगे थे। और जिसका परिणाम ये हो सकता था कि कोई भी राज्य बड़ी शक्ति बनकर कभी भी उभर सकता था, जिसका परिणाम बलबन को बहुत महंगा पड़ता। तो इसके लिए उसने सबसे पहले विद्रोहियों को कुचलने के बारे में सोचा। उसी के साथ उसने सुल्तान की शक्ति एवं प्रतिष्ठा की स्थापना की। उसने अपने दरबार में नए कानून व नए नियम लागू किए। अब उसने सुल्तान की शक्ति के लिए अपने साथ एक नंगी तलवार रखने लगा और अपने दरबार में वह ईरानी प्रथा को लागू करने लगा।
अब क्या था कि सुल्तान के दरबार में प्रवेश करने के साथ ही लोगों को सिजदा व पापोस करना होगा। सिजदा यानी सुल्तान के आगे घुटने टेक कर सिर झुकाना, और पापोस होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। और इसके आगे उसने एक नए कानून व्यवस्था की भी स्थापना की, जिससे कि राज्य को सुदृढ़ तरीके से चलाया जा सके। तो इसके लिए उसने कुछ नए विभागों की स्थापना की, जिसमें उसने गुप्तचर विभाग को शामिल किया, सेना का अच्छी तरीके से नेतृत्व करके एक नई सेना गठित की, और उसके लिए सेना प्रधान को रखा गया, और न्याय व कानून के लिए ख्वाजा की नियुक्तियां भी की। इस तरीके से वह कुछ नए नियम लेकर आया, जिससे कि वह अपने राज्य को अच्छी प्रकार से चला सके। इसके बाद हम बलबन द्वारा उसके शासनकाल में अपनाए गए उसके नियम व परिवर्तनों की एक छोटी सी लिस्ट है, उसके बारे में हम एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि यह नियम व परिवर्तन या कार्य जो थे उसके बहुत इम्पोर्टेंट थे, और ये इस बारे में हम सबको मालूम होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसने क्या किया था, उसने तुर्कान चहलगानी का अंत कर दिया था। उसने अपने दरबार में ईरानी प्रथा को अपनाया था, जिसके चलते उसने सिजदा व पापोस की 2 नई प्रथाएं लागू की थी, जिसको मैंने आपको डिटेल में पहले बता ही चुकी हूँ। उसने नौरोज उत्सव मनाना शुरू किया। उसने अपने शासनकाल में शराब पर प्रतिबंध लगवा दिया था, और नई कानूनी व्यवस्था के लिए उसने कुछ विभाग स्थापित किए थे, जिसमें कि दीवाने आरिज जैसे हो गया, गुप्तचर विभाग हो गया, और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए उसने ख्वाजा अधिकारी को नियुक्त किया था, और मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए उसने किलों व दुर्गों का निर्माण करवाया था, और उसके लिए उसने एक अच्छी सुदृढ़ सैनिक व्यवस्था स्थापित की, और उसने अपनी जनता के सामने अपने आप को नियमत खुदाई यानी अल्लाह का प्रतिनिधि बताया, और उसने अपने शत्रुओं के खिलाफ रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। तो चलिए बलबन द्वारा सामना की गई उसकी चुनौतियों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो उसकी सबसे पहले चुनौती थी मेवातियों का दमन करना। तो मेवाती यह क्या थे, ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में फैले हुए थे, इसलिए बलबन ने दिल्ली के आसपास के जंगल को कटवा दिया और उन मेवातियों के ठौर ठिकानों को ही ध्वस्त करवा दिया था, जिस कारण मजबूरन मेवातियों को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा, और बलबन को अपने इस काम में सफलता मिली। नेक्स्ट जो चुनौती थी वो था गंगा दोआब का क्षेत्र। इस क्षेत्र में भी इसने ऐसी ही नीति अपनाई, जिस कारण यह वहां के क्षेत्र पर कब्जा कर सके और अपनी बात उनसे मनवा सके। इसके लिए इसने क्या किया, गंगा दोआब के क्षेत्र में रह रहे लोगों का बहुत बुरी तरह से दमन किया, जिस कारण वहां से कुछ लोग भाग जाते हैं और कुछ लोग इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से यह गंगा दोआब के क्षेत्र पर भी अपना कब्जा जमा लेता है। अवध के क्षेत्र पर कब्जा। इस क्षेत्र के डाकू क्या थे, उस टाइम बहुत मशहूर थे, और जो कि बहुत लूट खसोट किया करते थे। अब बलबन को पहले तो इनका सामना ही करना था, दूसरी इनकी डकैतियों को रोकना था। इसके लिए बलबन स्वयं अवध के क्षेत्र जाता है और 5-6 महीने वहीं रुककर उन डाकुओं को मार भगाता है। कटेहर, यह भी दिल्ली के आसपास का ही क्षेत्र था। इसका विद्रोह इतिहास में बहुत ही जबरदस्त तरीके से फेमस है। कटेहर बलबन की अधीनता किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं, जिसमें बलबन द्वारा कटेहरों का दमन और उनकी लाशों के ढेर के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। इसके बाद जो कटेहर होते हैं वह हार जाते हैं और अपने आजीवन काल में वह दोबारा से कभी भी उभर नहीं पाते हैं। बंगाल का दमन। बंगाल में बलबन का दास तुगरिल खां विद्रोह करता है, जिस पर बलबन को बहुत क्रोध आता है। इस पर वह अपने चालीसा तुर्क के सरदारों के मुखिया अमीन खां को वह विद्रोह कुचलने के लिए भेजता है, लेकिन अमीन खां को क्या है, इसमें निराशा प्राप्त होती है। इसके बाद वह बहादुर को बंगाल में दमन के लिए भेजता है, वह भी निराश होकर वापस लौटता है। अंत में बलबन स्वयं ही अपने पुत्र बुगरा खां को लेकर बंगाल विजय के लिए निकलता है। इसके आने की खबर सुनकर तुगरिल खां क्या होता है, जंगल की ओर भाग जाता है, लेकिन वहां बलबन उसे पकड़कर कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट देता है और बंगाल को विजित कर लेता है, और वह अपने बेटे बुगरा खां को बंगाल का न्यू सूबेदार नियुक्त करता है, और साथ ही उसे कभी भी तुगरिल खां की तरह गद्दारी ना करने की चेतावनी भी देता है। नेक्स्ट है मंगोल क्षेत्र।
बलबन ही एक ऐसा पहला शासक था जिसने मंगोलों के खिलाफ एक स्थायी समाधान ढूंढा था और उनसे टक्कर ली थी। इससे पहले जितने भी शासक आए थे वे मंगोलों से बचना चाहते थे या उनसे किसी प्रकार का विद्रोह नहीं करना चाहते थे। तो इसके लिए बलबन ने क्या किया, अपने क्षेत्र की सीमा के आसपास दुर्ग बनवाए थे और उन दुर्गों में सैनिकों को गश्त के लिए रखा था। और इस प्रकार से 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका पौत्र केकुबाद गद्दी पर बैठा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उसकी हत्या भी कर दी गई। तो इस प्रकार 1290 ईस्वी में बलबन वंश स्टूडेंट समाप्त हो जाता है। इसी के साथ हमारा गुलाम वंश भी समाप्त हो जाता है। अगर आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था तो वह केकुबाद आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स से बलबन के बारे में सब समझ में आ गए हों। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश। तो आज के लिए इतना ही थे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।